नमस्ते, आप सभी का स्वागत है राजमाता अहिल्या योग केंद्र के ऑफिशियल पेज पर। आज इस लाइव सेशन में मैं अभी चल रहे कोरोना महामारी के तौर पर कौन कौन से आसन, प्राणायाम और क्रिया बेनिफिशियल है उसके विषय में बताने जा रही हूँ। उसके साथ ही साथ हम कौन कौन से घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं उसके विषय में बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस परिस्थिति से भली भांति गुजर चुकी हूँ। अभी इस कोरोना महामारी के दौर मेरे घर में सारे के सारे कोरोना पीड़ित थे, मुझे छोड़कर मेरे घर में सारे कोरोना पीड़ित थे। तो इसलिए मेरा योग के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा है और योग से इसीलिए मेरा गेम बढ़ा है, क्योंकि ये मुझे इम्यून पावर बढ़ाती है। तो इस विषय में मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ सजेशन दें। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं घरेलू नुस्खे से स्टार्ट करना चाहूँगी, उसके बाद आसन, फिर प्राणायाम, फिर उसके बाद मैं क्रिया के इसमें जाऊँगी। फिर सबसे पहले हम कौन कौन से घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं कोरोना से लड़ने के लिए। तो सबसे पहले सुबह उठते ही आप खाली पेट गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी कम से कम 2 से 3 गिलास पीजिए, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहे पानी। उसके बाद गर्म पानी पीने के कुछ समय पश्चात आप भाप लें। अगर भाप ले रहे हैं तो उसमें हल्दी, अजवाइन, नीलगिरी का पत्ता और सौंठ का पाउडर, अगर ये 4 चीज़ें अगर मिलाकर भाप लेते हैं तो यकीन मानिए आप 80% कोरोना वायरस खत्म कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ भाप से। एक्चुअली दूसरा की तो आपके क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। ओके, एक सेकंड में कोशिश करती हूँ। अभी ठीक आ रही है क्या आवाज़ मेरी? मैं एक बार और चेक। अभी आवाज़ ठीक आ रही है क्या? क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है। चलिए, तो मैं ठीक भाप के चलिए, तो मैं भाप के बारे में बता रही थी। तो हम इस प्रकार से भाप लेंगे, अगर इन चारों चीज़ों को मिलाकर, तो आप 80% तक आप अपने कोरोना वायरस को अपने शरीर में ही खत्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घरेलू नुस्खे से। लेकिन आपकी स्थिति कब हो, जब आप स्टार्टिंग समय में से ही पहचान लें कि आपको अगर कोरोना के सिम्टम्स है और आपको कुछ ही दिन में, जैसे कि स्टार्टिंग सिम्टम्स आ रहे थे मेरे घर में सभी को, कि किसी को स्मेल नहीं आ रहा था, किसी को खाने की स्वाद नहीं आ रही थी, हल्का सा वीकनेस जैसा लग रहा था, जैसे कि हरारत। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आए तो आप तुरंत ही इसके लिए ट्रीटमेंट चालू कर दें। उसके लिए अगर आपको योगा नहीं आता, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं आता, तो भी आप कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कार्डियो एक्सरसाइज में जैसे कि आप रस्सी कूद सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं। आपको डांस नहीं आ रहा तो भी आप ऐसे कुछ भी डांस कर सकते हैं जिससे आपका हार्ट बीट बढ़े, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स सिस्टम है उसकी कैपेसिटी बढ़े। तो आप कार्डियो एक्सरसाइज करें जिससे आपका जो हार्ट जो चीज़ है वो बढ़े।
उसके बाद हम करते हैं गर्म पानी के बाद फिर भाप, फिर उसके बाद आप नींबू पानी लीजिए। नींबू पानी कैसे लेना है, एक नींबू को 1 कप गर्म पानी में मिलाकर पीजिए, जिससे आपको विटामिन सी के स्रोत मिले, जिससे आपका इम्यून पावर बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने शरीर के इम्यून पावर को बढ़ाइए। इम्यून पावर बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है विटामिन सी, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, प्राणायाम, क्रिया। अब क्रिया में हम कर सकते हैं जल नीति, जैसे अगर आपके नोस्ट्रिल और थ्रोट रीजन में कोरोना के वायरस चिपके हुए हैं तो उसको मारने के लिए सबसे बेनिफिशियल है कुंजल क्रिया और जल नीति क्रिया। ये दोनों चीज़ आपके लिए काफ़ी बेहद फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आपने कभी किया है या आपको इसके बारे में पूर्णतः नॉलेज है तो उसके लिए मैं ज़रूर सजेशन देना चाहूँगी कि आप ये ज़रूर करें। क्योंकि जब मेरे घर 15 दिन तक ये माहौल चला कोरोना का, तो मैं रोज़ जल नीति किया करती थी और हफ्ते में 2 बार कुंजल किया करती थी। कुंजल कभी रेगुलर ना करें, इससे आपका जो पित्त है वो कम होने से आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, इससे आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द स्टार्ट हो सकते हैं। इसलिए आप कुंजल हफ्ते में 2 बार या 3 दिन के गैप में करें। चलिए, तो अब मैं आसनाओं के क्रम में चलती हूँ। तो अब हम आसनाओं में क्या क्या कर सकते हैं योग से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं स्पाइन से रिलेटेड पहले आसन बताऊंगी, उसके बाद स्टमक से, फिर सिटिंग पोस्चर पे, फिर स्टैंडिंग पोस्चर में हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं जो हमारे बॉडी के इम्यून पावर को बढ़ा सकती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं सुपाइन पोज के आसन बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं विपरीत करने से स्टार्ट करूंगी। तो देखेंगे विपरीत करनी किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाएंगे, फिर अपने हाथों के द्वारा अपने हिप को ऊपर उठाते हुए लेग को ऊपर उठाएंगे और अपने दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से होल्ड करेंगे। देन अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन पर आप तब तक बने रहें जब तक आपकी क्षमता हो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ तक बने रहेंगे। फिर इसी के बाद आप धीरे से हलासन में चले जाएंगे। इस प्रकार से हलासन करेंगे। आपकी कैपेसिटी के अनुसार ही आप पीछे की तरफ जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे। इससे आपके अमाशय का मसाज होता है, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपकी इम्यून पावर स्ट्रांग होता है। आपके इसमें टोज जो है बाहर की तरफ होंगे। आप हाथ इस प्रकार से भी रख सकते हैं और अपनी हेड के ऊपर से ले जाते हुए इस प्रकार से फिंगर लॉक करके रख सकते हैं। इस पोजीशन पर 10 से 15 सांसों तक बने रहेंगे। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस कैसे आएंगे, अपने दोनों हाथों को पहले वापस लेके आएंगे, फिर धीरे से अपने बटक्स को नीचे लेके आएंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को रिलीज कर लेंगे। इस प्रकार से आप ब्रीथ करने और हलासन के अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नौकासन की तरफ। इससे हमारे जो स्टमक के मसाज होते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम भी बढ़ते हैं। हमारे ब्रीथ के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारे थ्रोट रिजल्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चलिए, तो उसके बाद चलते हैं नौकासन की ओर। तो सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को गहरी सांस लेते हुए उठाएंगे, फिर अपनी अपर बॉडी को सांस छोड़ते हुए ऊपर उठाएंगे। इस पोजीशन पर आप कुछ समय तक बने रहेंगे। फिर धीरे से वापस
इस प्रकार से आप नौकासन का अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं धनुरासन की ओर। तो देखेंगे धनुरासन इस प्रकार से किया जाता है। तो आप सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे। अब सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से बेंड कर लेंगे। अब अपने दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ेंगे इस प्रकार से। अब धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लेंगे। अपर बॉडी पर उठाएंगे, फिर अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। इस पोजीशन पर कुछ समय तक रहेंगे। फिर धीरे से वापस फिर अपने दोनों पैरों को रिलीज कर लेंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं भुजंगासन की ओर। भुजंगासन कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हेड, चेस्ट, चीन को ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से आपके जो एल्बो है स्लाइटली बेंडेड रहेंगे। आपके दोनों पैर जो है पीछे से जुड़े हुए होंगे, टुगेदर। इस पोजीशन पर कुछ समय तक बने रहेंगे और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। जितना आप ऊपर पीछे की तरफ जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इस आसन के बाद आप शशांकासन में चले जाएंगे। काउंटर पोज देखेंगे शशांकासन कैसे करते हैं। आप अपने दोनों टोज को आपस में जोड़ेंगे और आपकी जो हील्स है बाहर की तरफ होगी। अब लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आप इस प्रकार से शशांकासन में चले जाएंगे। चलिए इसके बाद अब हम सीधे आसन पे चलते हैं। सिटिंग पोस्चर के हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पश्चिमोत्तानासन के लिए बताने जा रही हूँ। तो आप देखेंगे पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं। जितनी भी आपके स्टमक से रिलेटेड आसन है वो काफ़ी लाभदायक है आपके पावर को बढ़ाने के लिए, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपका स्टमक जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपका आमाशय जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी आंतें जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपका डाइजेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही अच्छा आपके इम्यून सिस्टम होंगे। इसलिए सबसे पहले आपके जो आमाशय से रिलेटेड जितने भी डाइजेशन के पार्ट हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो इसलिए हम सारे स्टमक से रिलेटेड आसना पहले करेंगे। तो उसके लिए देखेंगे पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं। अपने दोनों हाथों को लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। आपके जो एल्बो है वो स्ट्रेट रहेंगे, कान से चिपका हुआ। आपकी चीन जो है ऊपर उठी हुई होगी। अगर आप जाते हैं सामने, अगर आपने कभी नहीं किया है तो ध्यान रखेंगे और इस तरह से कभी ना जाए। ये आपकी गलत पोस्चर रहेगा। जब पश्चिमोत्तानासन में सामने जाएंगे तो ध्यान रखेंगे आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे। बिल्कुल भी इस पोस्चर से आप सामने की तरफ ना झुकें, इससे आपको कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपनी कमर को जितनी सीधी रख सके, भले आप इस पोस्चर में यहाँ तक ही जाते हैं, लेकिन आपका जो स्पाइन है नीचे से वो स्ट्रेट होना चाहिए। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें। देखिए फाइनल पोस्चर कैसे करेंगे। गो फॉरवर्ड, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएंगे। अपनी पैर के तलवे को पकड़ेंगे और अपनी अपर बॉडी को सामने की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से आपका ये फाइनल पोस्चर होता है। इस पोस्चर में कुछ समय तक बने रहने के बाद जहाँ की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी तक बने रहने के बाद धीरे से लंबी सांस लेते हुए वापस आएंगे। देन सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं वक्रासन की तरफ। वक्रासन भी सबसे अच्छी तो डायबिटीज के लिए माना जाता है। यदि आपके डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप अपनी राइट लेग को घुटने तक मोड़ेंगे इस प्रकार से। देन अपनी जो राइट हैंड्स हैं, अगर हम राइट साइड से करेंगे तो सबसे पहले अपनी राइट लेग को अपने लेफ्ट घुटने तक मोड़ेंगे। फिर उसके बाद आपका जो
राइट हैंड साइड वो आपके पैर के पीछे, स्पाइन के जस्ट पीछे रखेंगे। इस प्रकार से आपकी जो कमर है वो सीधी रहेगी। देन लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पर, फिर श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से आप अपने अपर बॉडी को क्रॉस करते हुए अपने हाथ की उंगलियां हैं उसको इस प्रकार से जमीन पर रखेंगे और पीछे देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है हाथ रखने के लिए अगर आपका हैंड जमीन पर नहीं आता तो आप इस प्रकार से अपनी लेग को पकड़ कर रख सकते हैं या फिर अपने काफ मसल को खींच कर रख सकते हैं या फिर इस प्रकार से अपने हैंड को रख सकते हैं। आपको जो कंफर्ट लगे आप वो कर सकते हैं, बट आपके जो पोस्चर है स्पाइन की वो सही से रखें। आपको जो स्पाइन है स्ट्रेट होना चाहिए। आप अपने राइट हैंड पर बिल्कुल भी वेट नहीं डालेंगे इस प्रकार से, ये आपका पोस्चर सही है। और आपके जो दूसरे पैर सीधे हैं उसके पैर की उंगलियां अंदर की तरफ होनी चाहिए। इस प्रकार से पीछे की तरफ देखेंगे और फाइनल पोस्चर पर आंखें बंद कर लेंगे ताकि आप अपने शरीर में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं, जितने भी खिंचाव हैं उसको आप अच्छे से महसूस कर सकें। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। कुछ समय तक बने रहने के बाद उसी प्रकार से आप दूसरी तरफ भी करेंगे। तो ये थे सीधी पोस्चर के आसन। उसके बाद हम चलते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन में हम पादहस्तासन, चलिए तो हम स्टैंडिंग पोजीशन में पादहस्तासन की ओर चलते हैं। पादहस्तासन करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे इस प्रकार से। फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर सामने की तरफ पूरा नीचे जाएंगे। जमीन पे अपने दोनों हाथ को रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपके हाथ जो है पूरी जमीन तक नहीं जा पाते तो आप अपने काफ मसल को पकड़कर अंदर की तरफ खींच सकते हैं। तो देखेंगे पादहस्तासन में जाने के लिए सही पोस्चर्स क्या है। तो सबसे पहले आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, चीन आपका जो ऊपर रहेगा। फिर धीरे से नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए। देन जमीन पर अपने दोनों हाथों को रखेंगे। आपके जो घुटने हैं वो सीधे रखेंगे, उसको बिल्कुल भी इस प्रकार से बेंड नहीं करेंगे। भले आप यहाँ तक जाते हैं तो इसी यहीं तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी यहाँ तक है तो इस पोस्चर पर जाने की कोशिश करेंगे और अपनी अपर बॉडी को खींच कर रखेंगे अपने पैर की तरफ ताकि आपके अमाशय पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बन सके, उसका अच्छे से मसाज हो सके। देन ये था फाइनल पोस्चर। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को रिलीज कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं हस्तोत्तनासन की ओर, जो कि सूर्य नमस्कार के दूसरे आसन है। तो देखिए कैसे करते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। देन पीछे की तरफ जाएंगे। आप जितना जा सकते हैं। आपके जो लोअर बैक है वो सामने की तरफ होनी चाहिए। देखेंगे कैसे करेंगे। आपके जो एल्बो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। इस पोस्चर पर कुछ समय तक बने रहने के बाद आप वापस आ जाएंगे और साथ ही साथ आप कम से कम 5 से 10 बार सूर्य नमस्कार करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारे अच्छे से कार्डियो एक्सरसाइज भी करते हैं, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, हमें एनर्जेटिक बढ़ाता है, हमें एनर्जेटिक बनाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए सूर्य नमस्कार अगर आपको नहीं आता तो देखेंगे एक बार सूर्य नमस्कार करते कैसे, उसके सही पोस्चर कैसे हैं, उसको करने का सही तरीका क्या है एक बार देखेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता सूर्य नमस्कार से अच्छा आसन कोई है या उससे अच्छा कोई आपके शरीर को एनर्जी देने वाले कोई आसन होंगे। अगर आप
10 से 15 से 20 बार करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने अंदर काफ़ी बदलाव देखेंगे, काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे, काफ़ी अपने अंदर एनर्जेटिक फील करेंगे। एंड इससे यकीन मानिए आपका इम्यून इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए देखेंगे सूर्य नमस्कार कैसे करना है। सबसे पहले हम चलते हैं प्रणामासना की, इसके 12 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रणामासना, देन हस्तोत्तनासना, पादहस्तनासना, हस्त संचालन। मैं आपको बताते जाऊंगी कि कैसे करते हैं। आधाम, सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए हम प्रणामासना की ओर। ये है प्रणामासना। आपके जो दोनों हाथ की हथेलियां हैं वो चेस्ट पर होनी चाहिए। देन लंबी गहरी सांस लेते हुए आप पीछे की तरफ हस्तोत्तनासना में जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए पादहस्तासना की ओर। ये आपका तीसरा पोस्चर। फिर अब हम चलते हैं हस्त संचालन की ओर। आप सांस लेते हुए अपने राइट लेग को पीछे की तरफ रखेंगे, आपके जो टोस है बाहर की तरफ, पर ध्यान रखेंगे आपके जो पैर मुड़े हुए हैं उसके बीच 90 डिग्री का डिस्टेंस हो। आपके घुटने और एंकर के बीच 90 डिग्री होना चाहिए। देखेंगे किस प्रकार से मैंने ये पोस्चर बनाया है। आपके जो दोनों हाथों के पंजे को जमीन पर हो। अगर आप और अपने लेग्स में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, आपके अंदर और खिंचाव चाहते हैं, आप इस प्रकार से अपने फिंगर टिप्स रखेंगे एंड देन अपने चेस्ट को उठाते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर हम चलते हैं पांचवें आसन की ओर, पर्वतासन। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपके जो दोनों पैरों की उंगलियां हैं वो जमीन पर होनी चाहिए, आपके घुटने सीधे होने चाहिए और आपकी जो नजर दृष्टि है वो आपकी नेवल पर होनी चाहिए, नाभि पर। इस पोस्चर पर कुछ समय तक बने रहने के बाद हम चलते हैं स्थान नमस्कार। तो सबसे पहले आप सांस लेते हुए अपने दोनों घुटने को जमीन पर रखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए अपने चेस्ट और चीन को जमीन पर रखेंगे। इस पोस्चर पर कुछ समय तक बने रहने के बाद हम चलते हैं भुजंगासना की ओर। आपके दोनों पैर आपस में जुड़े हुए, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, आपके जो एल्बो है वो हल्के से मुड़े हुए, कोहनी एंड ऊपर देखेंगे। फिर उसके बाद चलते हैं हम सांस छोड़ते हुए पर्वतासन की ओर। यहाँ पर आपकी दोनों एरिया है जमीन पर रहेगी, आपके घुटने सीधे, आपकी नली दृष्टि नाभि पर। फिर सांस लेते हुए आप अपनी राइट लेग को दोनों हथेलियों के बीच पर ले आएंगे, आपके पैर की उंगलियां बाहर की तरफ ऊपर देखते हुए इस पोस्चर में कुछ समय तक बने रहेंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं पादहस्तासना की ओर। आपके दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर और अपनी चिन और फोरहेड को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपके जो घुटने हैं वो सीधे रहें। फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे जाएंगे हस्तोत्तनासना में। फिर उसके बाद प्रणामासना। अब इसको मैं स्पीड से बताऊंगी आपको किस वे में करना है। ये था सिंगल सिंगल करके, अब इसको हम कंटिन्यू में कैसे करें एक बार देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको करने में अगर आप 12 राउंड करते हैं सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 मिनट ही लगेंगे। एक राउंड कंप्लीट होने में 1 मिनट भी नहीं लगता। तो मैं चाहती हूँ आप कम से कम 12 राउंड जरूर करें। चलिए, तो ये थे हमारे सूर्य नमस्कार के स्टेप। आपको यकीन मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ जरूर समझ आई होगी। फिर उसके बाद हम और कार्डियो एक्सरसाइज कौन कौन से कर सकते हैं। तो आप कार्डियो एक्सरसाइज के लिए जैसे कि जंपिंग लाइक दिस, कम से कम ये 5 मिनट करने की कोशिश करिए, जिससे आपका हार्ट जो है अच्छे से पंप हो, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आपका इनहेलेशन जब आसन करने के दौरान या फिर अगर रनिंग या फिर जंपिंग के दौरान करती है, तो इससे आपका जो लंग्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इससे कोरोना वायरस आपको ईजिली नहीं इन्फेक्ट कर सकता, क्योंकि अगर आपको जैसे कि आपको खांसी आना स्टार्ट हुआ या फिर आपकी सांस फूलने स्ट्रॉन्ग हो गए, सांस फूलना चालू हो गया, तो आप समझ जाइए कि आपका लंग इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है। इसलिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने लंग्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कार्डियो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो कार्डियो एक्सरसाइज के लिए जैसे कि अभी हमने कराया, तो एक्सरसाइज में आसना है जैसे कि सूर्य नमस्कार। तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए कम से कम 12 बार। अगर और उससे ज़्यादा करने की कैपेसिटी है तो उससे और ज़्यादा करिए। फिर उसके बाद जैसे आपको कुछ भी नहीं आता तो आप जंपिंग कीजिए, जैसे कि ये हो गया, देन ये। इस प्रकार से आप कम से कम ये सारी चीज़ों को 5 से 5 बार तक, 5 से 5 मिनट तक करें। 10 मिनट तक आप कार्डियो एक्सरसाइज करें। जितना आप रनिंग, अगर आपको और कुछ नहीं आता तो आप रनिंग कर सकते हैं। अगर आप घर पर हैं, बाहर नहीं निकल सकते, तो आप डांस करें। कोई भी म्यूजिक जो आपको पसंद है उस पर डांस करें। आपको डांस नहीं आता तो भी आप कुछ भी डांस करें जिससे आपका कार्डियो एक्सरसाइज हो। जंपिंग करें, रस्सी कूदें। अगर आपके पास रस्सी अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली हैंड्स को घुमा के इस प्रकार से फील कीजिए कि आप रस्सी कूद रहे हैं। ये कम से कम 100, 200, 400 रुक कर करें, क्योंकि कंटिन्यू पॉसिबल नहीं है। तो एक 100 टाइम्स किए, फिर कुछ समय तक रुक गए, फिर 100 टाइम्स किए, फिर अपनी जो ब्रीदिंग है उसको नॉर्मल होती तक फिर रुक गए, फिर किए। इस प्रकार से आपको करना है। कंटिन्यू नहीं करें, इससे आपके बीपी बढ़ने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए हाँ, और एक और बात है, अगर किसी को बीपी या कार्डियो के पेशेंट हैं, वे अभ्यास नहीं करें। अगर आपको बीपी कंट्रोल में रहते हैं, बीपी पेशेंट है, हाँ तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा समय तक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। तो इनके लिए है ये, जिनको ऐसे कोई भी बीपी और कार्डियो से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बट जिनको बीपी के प्रॉब्लम है या फिर वो कार्डियो पेशेंट है, तो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हम कार्डियो में और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप लेग को आगे पीछे करके, ये सिंपल इजी स्टेप है आपके कार्डियो एक्सरसाइज के, या आप इसको भी 5 मिनट तक करने की कोशिश करेंगे। देन और क्या कर सकते हैं, अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से आपस में जोड़ लेंगे, फिर लंबी सांस लेते हुए कंटिन्यू आगे पीछे अल्टरनेट अलग अलग पैरों से करेंगे इस प्रकार से। इससे आपके हार्ट जो है तेजी से पंप होंगे, जिससे आपके जो लंग्स कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं और दूसरे एक्सरसाइज की ओर। आप अपने लेग के लिए स्टार्ट करेंगे, जैसे कि, और ये कंटिन्यू करेंगे कम से कम 20-20 बोथ साइड से, दोनों पैरों से 20-20, मतलब कि 40 बार। इस प्रकार से आप दोनों पैरों से करेंगे। अगर ये 4 से 5 चीज भी करते हैं 1 घंटे तक, तो यकीन मानिए आप काफी अपने अंदर कुछ समय बाद बदलाव देखेंगे कि मेरा भी हार्ट कितना जल्दी पंप हो, कितना जल्दी मैं थक जा रही हूँ। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितना एनर्जेटिक एक्सरसाइज है।
तो मैं ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी आप ये ज़रूर करें। आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इतना ज़रूर कर सकते हैं। और आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो समझ जाइए आपको कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ लाइफ जीवन व्यतीत करें, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, तो आपको अपने शरीर के प्रति कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। आप करने वाले खुद हो। अगर कोई कर सकता है आपके लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप खुद एक वॉरियर हो, योद्धा हो। और अभी हम सब एक योद्धा हैं, क्योंकि हम एक वायरस से लड़ रहे हैं। अभी हमारे इंडिया, हमारे वर्ल्ड में वायरस जितना बढ़ा हुआ है उससे हर कोई परेशान है। कोई एक इंसान नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व परेशान है। उस चीज़ को लड़ने के लिए हमें खुद की मदद करनी है। कोई आपकी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए आपको अपनी मदद खुद ही करना है। अपनी सेहत को खुद ही अच्छा बनाना है। और ध्यान रखिए आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी। अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो तो आप बाहर के खाने को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर बाहर खा रहे हैं तो ऐसी जगह से खाइए। अगर आपके ऐसे ज़रूरी नहीं है, कई लोगों का ऐसा समस्या रहता है, बाहर वर्क रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप ऐसी जगह से खाएं जहाँ पर हाइजीन मेंटेन होता है। कहीं से भी पुराने खाने या फिर जैसे ठेले, इस जगह पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, वो अनहाइजीनिक होती है। तो ऐसी जगह से खाना बिल्कुल अवॉइड करें। आप ऐसी जगह से खाएं जहाँ से हाइजीन मेंटेन होता है और साफ़ सुथरा हेल्दी फूड खाएं। वहाँ पे भी ज़्यादा ऑयली तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। इससे आपका डाइजेशन अगर थोड़ा भी इम्बैलेंस होता है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। इसलिए इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी, और खानी भी है तो हाइजीन मेंटेन, हाइजीन वाली जगह पे खाएं। और ऐसे खानों का सिलेक्शन करें जो आपके सेहत के लिए अच्छा हो। बाहर के खाने भी अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे खानों का सिलेक्शन करें जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। आप बाहर खाते हो जैसे दही खा ले, पर कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, जैसे कि जिसमें सोडा मिला हुआ रहता है, वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। जैसे कि आप इसका सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो इससे आपके जो पीठ है उसको बढ़ने के लिए काफ़ी काफ़ी जल्दी इसको बढ़ाता है। तो आपके डाइजेशन के लिए, आपके जैसे कि आपको खट्टा डकार आ रहा है, आपको गैस बन रही है, आपको बेचैनी सी लग रही है, तो ये सब चीज़ें बढ़ाती हैं चीज़ें। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। तो हम प्राणायाम क्या क्या प्राणायाम करें, उससे सबसे पहले हम एनर्जेटिक प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम सबसे पहले हम भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं। आप भस्त्रिका कैसे करेंगे देखेंगे। आप सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएंगे। अगर आपसे पद्मासन नहीं बनता तो आप अर्ध पद्मासन बना लेंगे। इस प्रकार से ये है अर्ध पद्मासन। अगर आपसे ये भी नहीं बनता तो आप सुखासन पे आ जाएंगे इस प्रकार से। पर ध्यान रखिएगा आप कोई भी पोस्चर ले, आपकी जो स्पाइन है वो सीधी होनी चाहिए। आप कमर सीधी ही रखें। हल्का से बेंड हुआ तो आप जिस प्रकार से प्राणायाम कर रहे हैं, तो प्राणायाम से हम जब एनर्जी गेन करते हैं अंदर की, तो हमारी बॉडी में स्प्रेड नहीं हो पाते पूर्ण तरीके से। अगर हम अपनी स्पाइन को इस प्रकार से अगर बेंड कर दिए थोड़ा भी, तो अगर हम इनहेल कर रहे हैं और हम जो प्राणायाम के माध्यम से एनर्जी गेन कर रहे हैं, वो पूर्णतः हमारी बॉडी में स्प्रेड नहीं हो पाती। इसलिए इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो उससे पहले उसके बारे में पूर्णतः आप ज्ञान प्राप्त करें। नहीं तो आप लंबे समय तक इसका अभ्यास कर रहे हैं लेकिन आपको उसका सही तरीका नहीं पता है, तो आपकी इतने समय की जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको कैसे करना है प्राणायाम। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आपको पूर्णतः इसका लाभ मिलेगा। इसलिए देखेंगे हम सबसे पहले भस्त्रिका किस प्रकार से करेंगे। भस्त्रिका दो प्रकार से किया जाता है, एक जल्दी जल्दी सांस छोड़ने से, और एक ये होता है ये इजी बनता है। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है, पर वो ध्यान रखेंगे जिनको कार्डियक की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, वे ये अभ्यास नहीं करेंगे। चलिए तो देखेंगे भस्त्रिका किस प्रकार से करना है। इसके दो वेरिएशन होते हैं। तो पहला वेरिएशन है ये लंबी गहरी
सांस लेते हुए आप जितना गहरा श्वास भर सकते हैं उतना गहरा श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। देखिए इस प्रकार से फिंगर्स ऊपर करेंगे ये। देन मुट्ठी बनाते हुए अपने एल्बो को पीछे की तरफ झटके के साथ सांस छोड़ते हुए पीछे फेंकेंगे। देखेंगे एक बार फिर से कंटिन्यू, आपको 5 टाइम्स करके बताती हूँ। ये आपको कितनी बार करना है? अभी अगर आप स्टार्टिंग है, आप बिगनर्स है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 20 बार करें, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो इससे आपको सर घूमने जैसा लगेगा, आपको चक्कर आ सकती है, गिडीनेस जैसी फीलिंग आ सकती है। इसलिए आप इसको सिर्फ और सिर्फ 20 बार करें। जब तक आप मध्यम या उच्च स्तरीय अभ्यास नहीं बन जाते तब तक आप इसको सिर्फ और सिर्फ 20 बार ही करें। इस बार ये करने के बाद आप लास्ट में चंद्रभेदन करें। चंद्रभेदन कैसे करना है? आपको दोनों नाक से आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। देन अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर देना है। अपने राइट नोस्ट्रिल को दबा के आपको धीरे से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल की ओर, लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्र नाड़ी से आपको एक्सेल करना है। एक बार फिर से देखेंगे शुरू से लास्ट तक आपको कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे। ये 20 बार करने के बाद आपकी जो लेफ्ट हैंड है ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, राइट हैंड है प्रणव मुद्रा में। इस प्रकार से आप प्रणव मुद्रा बनाएंगे। अपने अंगूठे के बाद की दोनों उंगलियां मुड़ी हुई, उसके बाद की दोनों उंगलियां खुली हुई, इस प्रकार से आपको प्रणव मुद्रा बनाना है। देन दोनों नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है। देन राइट नोस्ट्रिल लॉक करना है। देन चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड से आपको एक्सेल करना है। इस प्रकार से आपका जो भस्त्रिका है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद एक और वेरिएशन है भस्त्रिका के, देखेंगे कैसे करना है। इस प्रकार से ये दूसरा वेरिएशन है भस्त्रिका का। और ध्यान रखेंगे जब ये करेंगे तो आपके जो हाथों की मुद्रा है वो द्रोण मुद्रा में होगी। इस प्रकार से आप द्रोण मुद्रा बना लेंगे, ज्ञान मुद्रा नहीं, द्रोण मुद्रा इसको कहते हैं, द्रोण मुद्रा। तो इस पोस्चर भस्त्रिका कर सकते हैं। ये कपालभाति के जस्ट अपोजिट होता है, उसमें आपको ये करना रहता है और इसमें नाक से आपको जल्दी जल्दी सांस छोड़नी रहती। देखेंगे इस प्रकार से आपको भस्त्रिका करना है। इसमें कभी कभी आपको खांसी भी आ सकती है, आपको लगेगा, लेकिन इससे आपके थ्रोट रीजन काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। थायराइड के लिए, आपके लंग्स स्ट्रांग करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इसलिए आप ये ज़रूर करें, रेगुलर इसका अभ्यास करें। अब उसके बाद हम चलते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है जिससे हमारे जो शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं उसकी शुद्धि करती है। ये हमारी जो नाड़ियाँ उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये हमें काफ़ी एनर्जी देती है। तो देखेंगे कैसे करते हैं अनुलोम विलोम। अगर आप करते आ रहे हैं लेकिन अगर आप इसकी पूर्णतः नॉलेज नहीं है तो ध्यान से देखेंगे आपको अनुलोम विलोम किस प्रकार से करना है। एक चीज़, आपका आसन जो है ध्यानात्मक आसन नहीं, बैठिए, कमर सीधी रखिए। आपकी जो लेफ्ट हैंड, आप हमेशा ये नोज को लॉक करने के लिए हमेशा राइट हैंड यूज़ करें। आपकी जो लेफ्ट हैंड है वो ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, आपकी जो राइट हैंड है वो प्रणव मुद्रा। देखेंगे एक बार फिर से प्रणव मुद्रा कैसे बनाते हैं। आपकी जो अंगूठे के बाद की दोनों उंगलियां मुड़ी हुई, इसके बाद की दोनों उंगलियां आपकी खुली होगी। अब इसके बाद लंबी गहरी सांस भरेंगे पहले, फिर लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, फिर उसके बाद अपने राइट नोस्ट्रिल को लॉक करेंगे और लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। अपनी चंद्र नाड़ी से पहले इनहेल करेंगे, फिर प्रॉपर अपने नोस्ट्रिल को लॉक करेंगे। इस प्रकार से कम से कम 1 से 2 सेकंड तक लॉक करेंगे। उसके बाद राइट से एक्सेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, फिर उसके बाद नोस्ट्रिल लॉक करेंगे, कुंभा लगाएंगे, फिर लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। इस प्रकार से आपका 1 राउंड कंप्लीट होता है।
पर ध्यान रखेंगे आपको यहाँ पर किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। अगर आपको पूर्णतः इससे लाभ चाहिए तो आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन जितना स्लो हो, जितनी धीमी गति, उतना ही इसके बेनिफिट्स हैं। और ध्यान रखिए आप जब इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, आपके सांसों का आवाज़ नहीं आना चाहिए, आपके खुद तक, अपने आप तक भी आवाज़ नहीं पहुंचनी चाहिए। आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन इतना स्लो हो कि अगर आपके सामने एक थर्माकोल का बॉल या आटे को भी रख दिया जाए तो उसमें थोड़ा भी मूवमेंट ना हो, इस प्रकार से आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन होना चाहिए, तभी आप यह जो प्राणायाम है वो सही कर रहे हैं। अगर आप जितना श्वसन खर्च करते हैं, नहीं, अगर आप जितना सांसें बचाते हैं उतना ही आप अपनी उम्र को बढ़ाते हैं, और जितना आप खर्च करते हैं, जितना श्वास खर्च करते हैं, उतना ही आप अपनी उम्र को कम करते हैं। इसलिए आप रेगुलर रूटीन में अपनी इनहेलेशन एक्सहेलेशन चेक करिए कि आप कितना श्वास लेते हैं, 1 मिनट में कितना श्वास छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम जितना कम श्वास लेते और छोड़ते हैं उतनी हमारी उम्र जो है लंबी होती है, हम उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आपकी सांसें जल्दी जल्दी चल के आपको 1 मिनट में अपनी सांसें ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आप अपनी उम्र को जल्दी जल्दी गंवा रहे हैं। इसलिए आप अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाइए। इसलिए अगर आप आसन नहीं जा सकते, आप कोई भी आसन नहीं कर सकते, तो कम से कम सूर्य नमस्कार कीजिए और जितना हो सके प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, क्योंकि प्राणायाम हमें आरोग्य प्रदान करता है, हमारी शरीर की शक्ति बढ़ाती है, हमारी श्वसन की शक्तियाँ बढ़ाती है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी श्वसन की शक्तियाँ। हम जितना कम श्वास खर्च करेंगे, हम अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हम अपनी उम्र को उतना ही लंबा करेंगे। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है अपने श्वसन पर ध्यान देना कि हम किस प्रकार से श्वास ले रहे हैं। आप टाइम टू टाइम अपनी बीपी को चेक करिए कि आपका बीपी सही है कि नहीं है। आप अपने ऑक्सीजन रेट टेस्ट कीजिए कि आपका ऑक्सीजन सही से सप्लाई हो रहा है कि नहीं बॉडी में। इस चीज़ से आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलिए तो अब हम प्राणायाम की प्रक्रिया में और कौन से प्राणायाम कर सकते हैं। हो गया भस्त्रिका, उसके बाद अनुलोम विलोम, फिर उसके बाद हम करते हैं उज्जयी, हम चलते हैं उज्जयी प्राणायाम की ओर। उज्जयी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको आप कहीं भी बैठकर, चलते हुए, खड़े होकर कर सकते हैं। तो देखिए उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है। ये थोड़ा सा करने में टफ होता है, बट ये काफ़ी आपके लिए लाभकारी होता है, इसलिए आप इसका अभ्यास जरूर करें। अगर आपसे एक बार में नहीं होगा तो इसको पुनः कई बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, और इसको दिन में कम से कम 5 से 6 बार ही कीजिए। इससे ज़्यादा अभ्यास ना करें, नहीं तो आपके गले में खराश आए। अगर शुरू में कर रहे हो तो आपको भी गले में खराश आ सकती है, आपको थोड़ा सा जैसे कि खराश जैसी लगेगी और खांसी जैसी लगेगी। इसलिए डरने वाली बात नहीं है, बट स्टार्टिंग में मोस्टली लोगों को होता है जब उसको इसका अभ्यास नहीं पता होता। तो देखिएगा उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है। आपको अपने थ्रोट रिजन को यूज़ करते हुए ईजी नॉइज के साथ इनहेल करना है। देखेंगे अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी तो आप मेरे श्वासों को सुनने की कोशिश करेंगे कि आपको किस प्रकार से इनहेल करना है। इस प्रकार से इनहेल करते हुए अपने राइट हैंड पे प्रणाम मुद्रा बना लेंगे। देन अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। देन अपने लेफ्ट से इजी नॉइज के साथ एक्सहेल करेंगे। एक बार पुनः देखेंगे शुरू से लास्ट तक। इस प्रकार से किया जाता है उज्जयी प्राणायाम। एक बार फिर से इसका इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ कैसे करना है। दोनों नॉस्ट्रिल से आपको हिजी नॉइज के साथ अपने थ्रोट रीजन को यूज करते हुए इनहेल करना है। देन अपने
राइट नोस्ट्रिल को लॉक करते हुए अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको ईजिंग नॉइज के साथ एक्सेल करना है। इस प्रकार से आपका जो उज्जैन की प्रक्रिया है कंप्लीट होती है। इसको कम से कम आप 5 से 10 बार करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके गले में लगे कि आपको खराश आ रही है और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे। आपकी कैपेसिटी, आपके बॉडी की जितनी कैपेसिटी है आप उसी के हिसाब से अभ्यास करेंगे। फिर अब हम चलते हैं सोहम प्राणायाम। ये सबसे इजी है, जिनको कुछ भी नहीं आता उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसको आराम से कर सकते हैं और किसी भी पेशेंट जो कि अगर कार्डियो पेशेंट है या फिर बीपी पेशेंट है, आज उनके घुटने अगर वो सोए, अगर वो जमीन पर बैठने की भी अवस्था में नहीं है तो भी आप प्राणायाम को आराम से कर सकते हैं। देखेंगे किस प्रकार से करते हैं सोहम प्राणायाम। आप कोई भी ध्यानात्मक आसन या फिर सुखासन, अर्ध पद्मासन इस प्रकार से बैठ जाएंगे। आप देखेंगे सोहम प्राणायाम के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ लेंगे। अब लंबी गहरी श्वास लेते हुए जितनी आप श्वास भरे उतने अपने हाथों को फैलाते जाएंगे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को फिर से पास लेके आएंगे, क्लोज कर लेंगे अपने दोनों हाथ। अब फिर से ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से सोहम प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। सोहम प्राणायाम 30 से 50 बार कर सकते हैं। उससे और आपकी जो कैपेसिटी है तो आप और उससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 to 50 राउंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हैंड्स में पेन आता है तो आप रुक रुक के करें, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसका अभ्यास करते रहिए। ये किए 10 राउंड। अगर आपको 10 राउंड में लग रहा है कि आपके हैंड्स पेन हो रहे हैं, आप और नहीं उठा पाओगे तो थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। फिर 10 राउंड किए, फिर रिलैक्स किए। इस प्रकार से आप कम से कम 30 से 50 राउंड तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये था प्राणायाम की प्रक्रिया। फिर अब हम चलते हैं शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया में हम कर सकते हैं कपालभाति। ध्यान रखेंगे कपालभाति प्राणायाम में नहीं आता। मोस्टली सब लोगों को ये कंफ्यूजन है जो योग से जुड़े नहीं है पर योग करते हैं, उनको लगता है कि कपालभाति प्राणायाम है, बट प्राणायाम नहीं, वो एक शुद्धि क्रिया जो हमारी कपाल, हमारे की शुद्धि करता है। तो देखेंगे कपालभाति कैसे करना है। कपालभाति आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देखेंगे कपालभाति आपको किस प्रकार से करनी है। अपना जो दोनों हाथ है उसको अपने घुटने पर द्रोण मुद्रा में रखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर सबसे पहले लंबी गहरी श्वास लेंगे, देन कंटिन्यू एक्सेल करेंगे। यहाँ पर आपका एक्सेलेशन एक्टिव रहेगा, आपका इनहेलेशन पैसिव रहेगा। मतलब आपका यहाँ पर एक्सेल ज़्यादा होगा, आपको इनहेल कहाँ पर कर रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आप यहाँ पर एक्सेलेशन एक्टिव, इनहेलेशन पैसिव रहेगा। देखेंगे कंटिन्यू किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। ये कितने राउंड करना है, कितने स्ट्रोक करने हैं वो देखेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये 20 to 40 स्ट्रोक करनी है। अगर आप मध्यम अभ्यासी हैं तो कोशिश करेंगे 1 मिनट में 120 स्ट्रोक करने की। इस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं जलनेत्री क्रिया। जलनेत्री यहाँ पर पॉसिबल नहीं है बताना, लेकिन अगर आपने कहीं भी किसी
योग संस्था में अगर आपने जलनीति क्रिया किया होगा तो मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम 1 या 2 दिन के गैप में ज़रूर करें, या फिर आप 1 दिन के गैप में करें, क्योंकि अभी चल रहे कोरोना महामारी के दौर में सबसे बेनिफिशियल जलनीति है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में वायरस आपके नोस्ट्रिल में रहता है और थ्रोट रीजन में, तो हम उसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं जलनीति क्रिया से और कुंजल क्रिया से। तो जलनीति क्रिया जिससे अपने नोस्ट्रिल में जलनीति पॉट से पानी डालकर दूसरे नाक से निकालते हैं, फिर दूसरे नोस्ट्रिल से पानी डालकर अपने इस नोस्ट्रिल से निकालते हैं। इस प्रकार से आपकी जलनीति की क्रिया होती है। ये हमारे नोस्ट्रिल क्लीन करने के लिए, हमारे साइनस के लिए, हमारे आइज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नसें होती है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, गर्म पानी से उसका मसाज करती है, इसलिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे वायरस को मारने के लिए। अगर आप रोज़ इसको करते हैं या फिर हफ्ते में कम से कम 3 बार इसका अभ्यास करते हैं तो यकीन मानिए आपको कोरोना छू भी नहीं सकता है। उसके बाद हम चलते हैं कुंजल क्रिया, वमन धावती। तो वमन धावती को कैसे करते हैं, अगर आपने कभी भी किया हुआ, एक बार भी किया हुआ, तो आपको समझ आ जाएगा कि उसको करना कैसे है। वैसे तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी तभी करें जब आपने कभी किया हो या फिर आपको इसका पूर्णतः ज्ञान हो, अदरवाइज आप इसको बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि अगर विदाउट इंस्ट्रक्शन, विदाउट एनी गाइडलाइंस आप करते हैं तो आपको पानी जो आपके सर पे चढ़ जाएगी, आपको फीवर आ सकता है, आपको हेडेक हो सकती है, इससे आप घबरा भी सकते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ें विदाउट इंस्ट्रक्शन, विदाउट एनी गाइडलाइंस नहीं कोशिश करना है। आप तभी करें जब आपने कभी किया है। तो देखेंगे वमन धावती किस प्रकार से करते हैं। वैसे अगर आप वमन धावती अच्छे से समझ लेंगे तो ज़रूर ये कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको वमन धावती के लिए सजेस्ट कर सकती, पर जलनीति और रबड़ नीति तभी करें जब आपने कभी किया। और वमन धावती कुंजल किस प्रकार से करना है, ध्यान से सुनेंगे अगर आपको इसको करना है तो। सबसे पहले आप अपना पेट साफ कर लीजिए। जब तक आपका पेट साफ नहीं है तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे 8 बजे के पहले ही आपकी क्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप जितना सुबह करते हैं उतना ही आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अगर हम वमन धावती करते हैं तो इससे काफ़ी एनर्जी हमारी लगती है और गर्मी ज़्यादा हो तो इससे हमें चक्कर आने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप इसको ठंडे वातावरण में ही करें। और अभी जैसे कि ठंड का मौसम आ रहा है और बरसात, तो अब हम इसको आराम से कर सकते हैं, पर गर्मी में इसको ना करें, मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। तो ध्यान से सुनेंगे वमन धावती कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका रूटीन होता है, आप अपना पेट साफ कर लीजिए। पेट साफ करने के बाद कम से कम 5 से 6 गिलास, उससे ज़्यादा नहीं पिया जाता तो कोई बात नहीं, आप 3 से 4 गिलास पानी पीजिए। पर पानी कैसे पीना है आपको, आपका पानी जो है गुनगुना होना चाहिए, उसमें स्वादानुसार नमक मिलाए। फिर उसके बाद पीना कैसे उसके लिए भी ध्यान रखेंगे। मैं जितना बोलूँ उससे वैसे ही करेंगे तभी आप इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। इस प्रकार से आप उखड़ू बैठ जाएंगे। ये फिर कंटिन्यू पीना है। अगर आपके साथ कोई है तो आप बिल्कुल उनको दूर रखिए, नहीं तो अगर आप थोड़ा भी इसको बात करके पीते हैं, रुक रुक कर पीते हैं, तो आपको वोमिटिंग नहीं होगी, आपका पानी जो है अंदर ही बच जाएगा और आप वोमिट नहीं कर पाएंगे, उल्टी नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, आपको इन चीज़ों का फॉलो करना है कि आपको कुंजल कैसे करना है। इस प्रकार से आप उखड़ू बैठ गए, अब पानी को कंटिन्यू पीना है आपको, जल्दी जल्दी, बिना बात किए, बिना रुके। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही पिएंगे, गले तक लाएंगे। जैसे आपकी वोमिटिंग सेंसेशन आती है, आपको लगता है कि नहीं अब मैं नहीं पी सकता, उसके बाद ही आप वोमिट करें। आप जब जाइए वोमिट करने तो आपका पोजीशन क्या होना चाहिए वोमिटिंग करने के लिए, ध्यान में रखेंगे। आपके जो पैर है देखेंगे शोल्डर लेवल के अकॉर्डिंग खुला होना चाहिए। टोज जो है इनसाइड हल्का सा झुकना है आपको। आपके जो अदर हैंड है वो पीछे रहेंगे, आपकी जो लेफ्ट हैंड है पीछे। फिर अपने जीभ को बाहर करें, आप विदाउट उंगली घुसाए भी वोमिट कर सकते हैं। तो देखेंगे कैसे करना है।
जीभ को हल्का सा बाहर लाएंगे लाइक दिस, तो आपको ऑटोमेटिक इससे उल्टियाँ आ जाएगी। अगर आपको नहीं आ रही होंगी सेंसेशन, तो आप हल्के से अपने जो मिडिल फिंगर है उसको अपने टंग पर रब कीजिए, फिर वोमिट कीजिए। अगर ये कंटिन्यू में होता है प्रेशर के साथ, अगर आपको उल्टी आती है तो आपके जो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके जो आमाशय है वो क्लीन हो जाते हैं। तो अगर आपके शरीर में कहीं वायरस का थोड़ा भी कुछ हिस्सा होगा तो ऑटोमेटिक वो बाहर आ जाएगा। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो एक बार ज़रूर आप अपने घर में इस चीज़ को करने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको जल नीति और रबर नीति का सजेशन नहीं दूंगी। अगर आपने वो कभी नहीं किया है तो बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर आपको वामन धातु कुंजल अच्छे से सुन ले, कुंजल और वामन धातु एक ही है, तो अगर आप ये अच्छे से समझ के होंगे तो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिशियल। पर ध्यान रखेंगे कि इनको नहीं करना है। जिनको पेट में अल्सर की समस्या है, जिनको अपने आमाशय में ऑपरेशन, अपने पेट में इस एरिया में अगर कहीं भी आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपको ये नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? 1 से 1.5 साल तक आपको ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि इसमें हमारा जो स्टमक है अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपको वो चीज़ नहीं करना है। और इसके बाद अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपका जो बीपी है कंट्रोल में नहीं रहता, तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें। उसके बाद अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं, अगर आपको हृदय संबंधित कोई भी बीमारी है तो आप बिल्कुल भी ये अभ्यास नहीं करें। हृदय के लिए बेनिफिशियल होता है, आपके थायराइड के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लो बीपी वालों के लिए, आपके जो स्टमक की चर्बी है उसको घटाने के लिए, आपके स्किन को चमकाने के लिए, आपकी उम्र बढ़ाने के लिए, आपको इम्यून कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, आपके पित्त को कम करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल, आपके आइज़ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल। क्योंकि जब हम ये करते हैं आपके आइज़, नॉस्ट्रिल सारे पार्ट यूज़ होते हैं। क्योंकि हम जब स्पीड से वॉमिट करते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आता है, नाक से पानी बहता है, तो इससे हमारे पूरे आंखों की सफाई, नॉस्ट्रिल की सफाई, सारी चीज़ होती है। इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि इनको नहीं करना है और किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप ज़रूर कोशिश करिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल। और बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर आप सजग रहिए कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि हम खुद में एक योद्धा हैं। आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आपका मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम हैं। आपको सिर्फ लोग एडवाइस दे सकते हैं, आपके लिए सजेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके इम्यून पावर के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना है तो आपको स्वयं खुद के लिए खुद को ही करना पड़ेगा। लोग आपको सिर्फ और सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चलिए, तो अब हमने अपना 45 to 1 आवर कंप्लीट कर लिया इस सेशन में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लाइव सेशन के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद सर, धन्यवाद रेकी टीम जिसने मुझे इस योग सेशन के लिए आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर एंड थैंक यू जिन्होंने इतने समय तक देकर मेरा क्लास अटेंड किए। फिर मिलते हैं और कभी। चलिए, धन्यवाद।